बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि एक मूविंग कॉइल है। ठीक है ना। अगर मूविंग कॉइल की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो मूविंग कॉइल है वो हम लोगों को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई मिलेगी। और जब एक कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पर वो क्या देती है, डिफ्लेक्शन देती है, यानी कि वो रोटेट करती है। ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर का जो नाम पड़ा वो एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। मैं लिखता हूं, गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर ए वेरी स्मॉल करंट। यानी कि बहुत स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। और यानी कि इसका ऑर्डर देखें तो अप्रोक्स ये 10⁻⁻⁶ एम्पेयर के आसपास आता है। ठीक है ना, ये इसका ऑर्डर होता है। 10⁻⁻⁶ एम्पेयर का ये करंट यहाँ पर मेजर करता है। ठीक है ना। काम कैसे करता है कि भाई मूविंग कॉइल को हम लोग कहाँ रखते हैं? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो यही इसका प्रिंसिपल बन गया। ये क्या बन गया? इसका प्रिंसिपल बन गया। यानी कि व्हेन ए करंट carrying coil placed in a uniform magnetic field, it experience a torque on it। यानी कि उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है। हेंस इट रोटेट, यानी कि वो रोटेट करती है। ठीक है, रोटेट्स। फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया? अब गैल्वेनोमीटर दिखता कैसा, उसका डायग्राम हम लोग बना लें ताकि हम लोगों को समझ में आए कि एक गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सॉरी जो वर्किंग है, वो कैसी होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग डायग्राम बनाते चलेंगे वैसे वैसे उनके बारे में भी हम लोग बताते हुए चलेंगे। आप लोगों ने वो सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है ना भाई, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उस चीज़ को नहीं लिखना। ठीक है, तो देखो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को? दो परमानेंट मैग्नेट चाहिए। क्या चाहिए? दो परमानेंट मैग्नेट हम लोगों को चाहिए। तो मैं यहाँ दो मैग्नेट बना रहा हूँ बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक ये हमारा नॉर्थ पोल बन गया और इधर हमारा दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल में थोड़ा रुक के बना रहा हूँ। ठीक है ना। एक तरफ हमारा नॉर्थ होगा, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? साउथ होगा। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या रखी जाएगी? कॉइल रखी जाएगी। कॉइल को बनाने के लिए, यानी कि कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लेते हैं। क्या लेते हैं? एल्यूमिनियम का ऐसे फ्रेम लेते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे होलो फ्रेम है बच्चों। ठीक है, ये ऐसे होलो फ्रेम है ये। ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर ऐसे वायर को हम लोग रैप करते हैं। तो मैं जस्ट वायर ही दिखा रहा हूँ। और इस फ्रेम को या तो हम लोग कॉर्क, यानी कि या तो एक प्लास्टिक या कॉर्क एक लकड़ी होती है, या एल्यूमिनियम, या हम कहें आयरन के सिलिंड्रिकल ड्रम के ऊपर हम लोग रैप कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ड्रम बना रहा हूँ। ठीक है ना, सिलिंड्रिकल ड्रम। ये हमारा सिलिंड्रिकल ड्रम है। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने वो क्या रखी? फ्रेम रखी। ठीक है, ये हमारा क्या था? फ्रेम था। और इस फ्रेम के अंदर हम लोगों ने क्या करा? उस वायर को ऐसे रैप कर दिया। इसके ऊपर हम लोगों ने वायर को रैप कर दिया। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, दूसरी तरफ हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा पोल हो जाएगा। अब हम अपना दूसरा पोल बना लेते हैं क्योंकि हमें आइडिया लग गया कि हमें कितनी जगह चाहिए थी। ये हमारा साउथ पोल हो गया। क्लियर है? ठीक है,
अब यहाँ पे बीचों बीच एक पॉवेट होता है, यानी कि एक लाइन, यानी कि एक एक्सिस होती है। इस एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक पॉइंटर लगा दिया। ये पॉइंटर किससे कनेक्टेड है बच्चों, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्केल होगा। ठीक है, यानी कि 0, 10, 20 और ऐसे चलता चला जाएगा हमारा, ठीक है ना, 30। ठीक है, ये रीडिंग हमारी माइक्रो एम्पियर के अंदर होगी। क्लियर है? तो देखो, ये हमारा स्केल है। ठीक है, स्केल कैसा है बच्चों, लीनियर स्केल है। कैसा स्केल है, लीनियर स्केल। ठीक है ना, लीनियर स्केल के अंदर क्या कहता है, सॉरी, ये सीधा सीधा हमारा लीनियर स्केल हो गया, ये हमारा पॉइंटर हो गया, और ये सिलेंडर को बिल्कुल बीचों बीच ऐसे फिक्स करने के लिए हमने इसको पवेट करके रखा हुआ है। नीचे की तरफ हम लोगों ने बियरिंग लगा के रखी हुई है। नीचे की तरफ हम लोगों ने क्या लगा के रखी है, बियरिंग। ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, पवेट। ठीक है, पवेटेड। पवेटेड मतलब कि बिल्कुल सिलेंडर बिल्कुल सेंटर में रहे, बीचों बीच रहे। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बड़ी आसानी से ये जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बियरिंग भी लगा कर रखते हैं, पवेटेड एंड ज्वेल्ड बियरिंग। ठीक है ना, पवेटेड विद ज्वेल्ड बियरिंग। ज्वेल्ड बियरिंग मतलब कि बहुत फाइन बेयरिंग है, मतलब कि जैसे कि हम साइकिल के अंदर देखते हैं ना, बिल्कुल ना के बराबर फ्रिक्शन होता है, ऐसी बेयरिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये नॉर्थ एंड साउथ पोल ये हमारे परमानेंट मैग्नेट हो गए। ये परमानेंट मैग्नेट हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, जो कॉयल थी हमने जो रैप करी, वो एक एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर करी थी। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कॉयल इज प्लेस्ड ऑन एन एल्यूमिनियम फ्रेम। यानी कि एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर रखने की वजह अभी थोड़ी देर में क्लियर होगी कि यहाँ पर जो एडी करंट बनेगा फ्रेम के अंदर, एडी करंट प्रोड्यूसेस इन द फ्रेम makes the coil to attach क्विकली। यानी कि ये जो फ्रेम है, ये एल्यूमिनियम फ्रेम जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करा, जिसके ऊपर हमने कॉइल को रैप करा था, ठीक है ना, ये क्या करेगा कि जब ये ड्रम ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे, तो हम लोग देखेंगे ये बहुत जल्दी रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें से लिंक करेगा ना, ये लिंक करेगा तो इसके अंदर एडी करंट बनेगा। एडी करंट बनेगा तो ये इस ड्रम को जब वो रोटेट करेगा तो बहुत जल्दी उसको रेस्ट पे ले आएगा। ठीक है, ये इसका काम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ और होती है जिसके बारे में हम लोगों ने नहीं बताया, एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग होती है। क्या है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ये हमारी फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है बच्चों। ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग क्या करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, रिस्टोरिंग टॉर्क। यानी कि कॉइल जब वापस ऐसे जा रही है, ठीक है ना, जब करंट हमारा बंद हो जाएगा तो इसको वापस लाने का काम कौन करेगा, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग करती है। ये एक स्पेशल तरह की स्प्रिंग है, एक अलॉय का बना होता है। किसका बना होता है, अलॉय का बना होता है। ठीक है, जिसका जो टॉर्जन कांस्टेंट है,
टॉर्जन कांस्टेंट वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। टॉर्जन कांस्टेंट मतलब बड़ी आसानी से इसको ट्विस्ट करा जा सकता है। ठीक है ना, बड़ी आसानी से इसको ट्विस्ट करा जा सकता है। जैसे बाकी जो और स्प्रिंग है उसको ट्विस्ट करने में बड़ी मुश्किल होती है, कि जब यहाँ पर अगर पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, अगर कोई और स्प्रिंग यूज़ करेंगे और डिफ्लेक्शन देने ही नहीं देगा। ठीक है ना, लेकिन ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग क्या करती है कि इसको डिफ्लेक्शन देने देती है। लेकिन जैसे करंट यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है, हटा लिया, तो ये वापस इसको ले भी आती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की हम लोग स्प्रिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोगों ने बोला फास्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि ये नॉन मैग्नेटिक होती है। क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है, और इसको किसी तरह का कोरोजन भी नहीं लगता, क्योंकि एक तरह का अलॉय है। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, फंडा क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो ड्रम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ड्रम अगर हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन का अगर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इन जो मैग्नेटिक लाइंस को पास होने के लिए एक इजी पाथ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक इजी पाथ मिल जाएगा। यानी कि सॉफ्ट आयरन क्या करता है, एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। ठीक है ना, यानी कि अब सारी की सारी लाइंस अब किससे पास होने की कोशिश करेगी, ड्रम से पास होने की कोशिश करेगी, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमें डिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, इजी पाथ प्रोवाइड कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर इजी पाथ अगर हम लोगों को यहाँ मिलेगा, तो यहाँ फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यानी कि हम कहें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर उधर नहीं भागेगी। ठीक है ना, यानी कि सारी की सारी इसके थ्रू पास होने की कोशिश करेगी, तो फील्ड कैसा बन जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है ना, जर्नली वैसे तो हम लोग यहाँ बोल रहे थे कि ड्रम यहाँ पर वुडन का भी हो सकता है, कॉर्क का भी हो सकता है, ठीक है, या प्लास्टिक हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ड्रम सॉफ्ट आयरन का यहाँ पर बनाते हैं, तो एक इजी पाथ हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। ठीक है, देखो इस चीज़ को हम लोग सबको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हर चीज़ का क्या फंक्शनिंग है। ठीक है ना, ये दो हमारे पास पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ये दोनों पोल क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पर जो कॉइल को हम लोगों ने रैप करा है, ठीक है ना, वो एक एल्यूमिनियम फ्रेम के ऊपर रैप करा है बच्चों। ठीक है ना, एल्यूमिनियम फ्रेम पे रैप करने की वजह क्या है कि एडी करंट जो प्रोड्यूस होगा फ्रेम के अंदर, ठीक है ना, वो कॉइल को कहाँ पे ले आएगा, रेस्ट पे ले आएगा क्विकली। यानी कि जब डिफ्लेक्शन देगा ना, तो डिफ्लेक्शन है ना बिल्कुल ऐसे जिग जिग करते हुए नहीं देगा, वो बिल्कुल ऐसे ले आएगा स्मूथ, एकदम से वो रेस्ट के ऊपर ले आएगा। वरना काफ़ी बारी ऐसा होता है कि वो ऐसे ऐसे हिलती है, तो ऐसे वो शेक नहीं होगा। ठीक है ना, फंडा क्लियर हुआ, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग है, वो क्या है, एक तरह का रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। कि जब मान लो हमने करंट यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया, तो हम लोग देखेंगे कि भाई ये स्प्रिंग क्या करेगी, इसको वापस से कहाँ पे ले आएगी, रेस्ट पे ले आएगी, यानी कि उसको वापस से जीरो पे ले आएगी। इसके साथ एक चीज़ और है कि जब ये डिफ्लेक्शन देती है, तो जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा ना, तो तब भी ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है ना, इस पॉइंटर को इक्विलिब्रियम में लाने में हेल्प करेगी। ठीक है ना, ये स्प्रिंग हम एक तरह की अलॉय का बनाते हैं। उस अलॉय की क्या खास बात है कि उसका जो टॉरोजन कांस्टेंट है वो काफ़ी लो होता है। टॉरोजन का मतलब कि जो ट्विस्ट है वो बड़ी इजीली हो सकती है। क्या हो सकती है, इजीली ट्विस्ट बाय अप्लाइंग टॉर्क। यानी कि टॉर्क लगाने पर ये बड़ी आसानी से ट्विस्ट हो सकती है। ये इसकी खास बात है इस फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग का। ठीक है,
नीचे यहाँ पर हम लोगों ने पवेट करके रखा हुआ ज्वेल बेरिंग से। इसका क्या काम है कि भाई यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस मोशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना, फ्रिक्शन लेस यहाँ पे जो मोमेंट है वो देना, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। जो पॉइंटर बना होता है वो क्वार्ट्स का बना होता है। किसका बना होता है? क्वार्ट्स मटेरियल होता है उसका बना होता है, ठीक है ना, बहुत हल्का मटेरियल होता है, ठीक है। स्केल जो है वो हमें बताएगा कि हमारे सर्किट के अंदर करंट, या हम कहें हमारे जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट कितना पास होकर निकल रहा है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हुई, समझ में आया, ठीक है। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो हमें करंट की वैल्यू मिलेगी वो करंट की वैल्यू कैसे मिलेगी। कह रहे हैं कि जब भी इसके अंदर हम लोग करंट सेटअप करेंगे ना तो हम लोग क्या मिलेगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन वी set up a current in the coil, it produces a deflecting torque। और वो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग कितना होगा बच्चों? NIAB। इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकाला था कि जब भी किसी कॉइल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो कॉइल एक तरह का टॉर्क एक्सपीरियंस करती है और मैक्सिमम टॉर्क वहाँ पर आता है NIAB। N यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट को, A एरिया को, और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, N टर्न्स को बता रहा है, टर्न्स इन कॉइल, ठीक है। I यहाँ पर करंट को बता रहा है, A एरिया ऑफ कॉइल को बता रहा है, एरिया ऑफ कॉइल, और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पे बता रहा है। क्लियर है? फंडा समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना भाई। बहुत आराम से हम लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो कैसे काम करता है। देखो, अभी हम लोगों ने निकाला टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, और वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोगों को मिला NIAB से, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसके साथ अगर हम लोग देखते हैं कि एक हम लोगों को रिस्टोरिंग टॉर्क भी मिलता है, किसकी वजह से? उस स्प्रिंग की वजह से। रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, ठीक है। वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग क्या करती है, एक तरह का रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, यानी कि टॉर्क रिस्टोरिंग कितना आएगा, वो आता है K इंटू में थीटा, ठीक है। K यहाँ पर कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहलाता है? स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो, या हम इसको कह सकते हैं टॉर्जन कांस्टेंट। अभी बताया था क्या कहलाता है, टॉर्जन कांस्टेंट। और थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल, ठीक है ना, कि वो कितना रोटेट करी, कितना डिफ्लेक्ट करी। ये हमारा इक्वेशन हो गया प्यारे बच्चों सेकंड, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर, इन इक्विलिब्रियम हम देखेंगे कि हमारा जो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग है और हमारा जो टॉर्क रिस्टोरिंग है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं NIAB इज इक्वल टू K, थीटा हम लोगों को मिल रहा है। क्लियर है? फंडा क्लियर हुआ। और थीटा इज इक्वल टू NIAB अपॉन में हम लोगों को क्या मिल जाएगा,
एंगल मिल जाएगा या हम लोगों को पता चल जाएगा कि वहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है ना, गिव्स द डिफ्लेक्शन। फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों को समझ में आई? और यहाँ पर अगर हम लोगों ने करंट निकालना है तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, यानी कि I इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा K थीटा अपॉन में NAB। क्लियर है? यानी कि I इज इक्वल टू K अपॉन में NAB इंटू में थीटा, या हम कहें कि I यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, और ये बाकी की जो टर्म है वो क्या है, कांस्टेंट है, K अपॉन में NAB। K अपॉन में NAB ये हमारा कांस्टेंट है और इसको हम बोलते हैं G। ये हमारा कहलाता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहलाता है हमारा प्यारा बच्चों? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। अगर इस गैल्वेनोमीटर जी की वैल्यू अगर आप लोग निकालोगे तो ये I बाई थीटा आती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना। फंडा क्लियर हुआ? बात समझ में आई? ठीक है, तो हम लोगों को एक चीज़ तो समझ में आई कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने करंट निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। इस रिलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू थीटा वन अपॉन में थीटा टू, यानी कि करंट जब I1 था तो डिफ्लेक्शन थीटा वन था, जब करंट I2 था तो डिफ्लेक्शन थीटा टू था, यानी कि सेम गैल्वेनोमीटर के लिए जो G का वैल्यू है ये K अपॉन में NAB ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। काफ़ी बारी क्वेश्चन के अंदर के भी निकालने के लिए पूछ लेता है, तो के बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए, हम लोग निकाल सकते हैं के, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ? इसके साथ हम लोगों को काफ़ी बारी एक चीज़ और पूछी जाती है जो है हमारी सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देखो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या कहती है कि भाई हम लोग कितना करंट यहाँ पर दे, हम लोग क्या दें, कितना करंट दे कि हम लोगों को डिफ्लेक्शन मिले, या ऐसे समझो कि भाई हम लोगों को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है ना, स्मॉल करंट के ऊपर, तो वो कहलाएगा सेंसिटिविटी। यानी कि बहुत छोटा सा करंट हम लोग प्रोवाइड करें गैल्वेनोमीटर में से और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो दे दें तो वो कहलाएगा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, यानी कि बहुत छोटे करंट को भी वो सेंस कर ले, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक गैल्वेनोमीटर is said to be sensitive if it shows large deflection for small current, यानी कि बहुत छोटे करंट के लिए यहाँ पर क्या करें, वो लार्ज डिफ्लेक्शन दे, ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम लोग सेंसिटिव कहेंगे, ठीक है। अब सेंसिटिविटी दो तरह की होती है, एक करंट सेंसिटिविटी होती है और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी करंट सेंसिटिविटी के ऊपर, किसके ऊपर बात कर रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी के अंदर हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग जब करंट दें तो उसके अंदर हम लोगों को डिफ्लेक्शन कितना मिले, ठीक है ना। यानी कि जब करंट का वैल्यू हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि यूनिट करंट प्रोवाइड करा तो यूनिट करंट प्रोवाइड करने पर हम लोगों को डिफ्लेक्शन कितना मिलता है, ठीक है ना। करंट सेंसिटिविटी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इट मे बी डिफाइंड एज the deflection produced in galvanometer, deflection produced in the galvanometer for unit current, ठीक है ना। यूनिट करंट पे जो डिफ्लेक्शन हम लोगों को मिलेगा वो क्या कहलाएगा,
करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा। और करंट सेंसिटिविटी को हम लोग आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, डिफ्लेक्शन अपॉन में करंट, यानी कि करंट प्रोवाइड करने पर कितना हम लोगों को डिफ्लेक्शन मिला, ये हमें देगा करंट सेंसिटिविटी को। फंडा क्लियर है? यानी कि डिफ्लेक्शन हम लोगों को कितना मिला, जब करंट हम लोगों ने आई प्रोवाइड करा, तो वो क्या देगा हम लोगों को, करंट सेंसिटिविटी हम लोगों को देगा। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? एक बार ऐसे वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट डाउन भी कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। बात करते हैं अब हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी की अब हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ऐसे होती है कि भाई हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस व्हेन deflection produced when unit potential difference applied across it मतलब गैलोनोमीटर। ठीक है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग वी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो थीटा अपॉन में वोल्टेज आ जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि जो वोल्टेज है वो आई इंटू में आर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं वी एस इज इक्वल टू थीटा आई इंटू में 1/r, या सीधा सीधा कहें वी एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई एस अपॉन में आर। आई एस क्या बता रहा है, करंट सेंसिटिविटी को, और आर यहाँ पर बता रहा है रेजिस्टेंस को, यानी कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, फंडा क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। फैक्टर अफेक्टिंग द करंट सेंसिटिविटी, यानी कि करंट सेंसिटिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, यानी कि आई एस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में आई हो गया, थीटा अपॉन में आई हो गया। और अगर हम लोग देखते हैं ना इसको, थीटा अपॉन में आई, ये होगा एन बी ए अपॉन में के। ठीक है ना, पीछे अगर हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने देखा था टॉर्क डिफ्लेक्टिंग, यानी कि एन बी आई ए था, और ये रिस्टोरिंग के थीटा था। तो थीटा अपॉन में आई जब निकालते हैं तो ये एन बी ए अपॉन में के बच जाता है, यानी कि सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी। हाँ कि ना? ठीक है ना, सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों कम है तो सेंसिटिविटी कम होगी। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ हम लोगों ने बनाना पड़े, नंबर ऑफ टर्न्स और आई एस के बीच में, तो ये ग्राफ प्यारे बच्चों हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसी तरह हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी है करंट सेंसिटिविटी, वो डिपेंड करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? मैग्नेटिक फील्ड के। यानी कि अगर B ज़्यादा है तो IS भी ज़्यादा होगा, B कम है तो IS भी कम होगा। अगर ग्राफ यहाँ पर बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पर हम लोग B लिख दें, यहाँ पर हम लोग IS लिख दें, और ग्राफ कैसा मिलेगा हम लोगों को? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ग्राफ कैसा मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिलेगा। इसी तरह अगर हम देखें जो करंट सेंसिटिविटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कॉइल के। अगर A ज़्यादा तो IS ज़्यादा,
ए कम है तो आई एस भी कम है। यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं ए वर्सेस आई एस का, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी करंट सेंसिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि के यहाँ पे टॉर्जन कांस्टेंट था, यानी कि करंट सेंसिटिविटी हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के, यानी कि टॉर्जन कांस्टेंट के। यानी कि अगर के ज़्यादा होगा तो आई एस कम होगा, और के कम है तो आई एस ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़े हम लोगों को आई एस और के बीच में, तो हम लोग देखेंगे ये ग्राफ उल्टा बनेगा। फंडा क्लियर है? यानी कि हम लोग हमारे गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं बाय अबव सेटिंग्स को चेंज करके, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल और टॉर्जन कांस्टेंट को। ठीक है ना? ये इसका एडवांटेजेस भी बन गया कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या कर सकते हैं हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं। फंडा क्लियर हुआ? एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना? क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की? ठीक है ना? यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के। हम लोगों ने इससे पहले भी रिलेशन निकाला था कि हमारा जो करंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा के, कि जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारा डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने जो स्केल बनाया वो लीनियर स्केल बनाया था, क्योंकि ये इन दोनों में कैसा रिलेशन था? डायरेक्ट रिलेशन था। तो इस वजह से हम लोगों ने जो स्केल यूज़ करा वो लीनियर यूज़ करा था। हम लोगों ने उसके अंदर किसी तरह का वेरिएशन नहीं करा था। जो नंबरिंग हम लोगों ने करी, जो हम लोगों ने जो पॉइंट्स बनाए थे उसके ऊपर, तो ये सारे के सारे इवन थे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ऐसा नहीं था कि एक के अंदर ज़्यादा गैप था दूसरे के अंदर कम गैप था। ठीक है ना? तो ये फंडा क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ जो सेंसिटिविटी है, अभी हम लोगों ने बोला था कि जो सेंसिटिविटी है ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग N, B, A and K। ठीक है ना? तीसरी चीज़ जो हम लोगों को यहाँ समझ में आई कि यहाँ पर हम लोगों ने जो फील्ड लगाया था वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया था। क्या लगाया था? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करा था। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हम लोगों ने करा है, तो जो बाहर का जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना? सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को वो अफेक्ट नहीं करेगा। तीसरी या चौथी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि एक एल्यूमिनियम फ्रेम का हम लोगों ने यूज़ करा था। किसका यूज़ करा था? एल्यूमिनियम फ्रेम का यूज़ करा था। ठीक है ना? ये एल्यूमिनियम फ्रेम क्या कर रही थी? जो कॉइल को रेस्ट पे लेकर आ रही थी। कॉइल ब्रिंग्स एट रेस्ट क्विकली, यानी कि बड़ी जल्दी उसको ले के आ रही थी। किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से। हम लोगों ने यहाँ पर समझा था कि भाई उसके अंदर क्या बनता है? एडी करंट बनता है। क्योंकि देखो ऐसे कॉइल रहेगी तो एडी करंट नहीं बनेगा, लेकिन जैसे उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा ना, जब वो फ्रेम ऐसे घूमेगा तो हम लोग देखेंगे उसके अंदर एडी करंट बनता है, और एडी करंट की वजह से वो कॉइल बहुत जल्दी से रेस्ट के ऊपर आ जाती है। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की या न्यूमेरिकल की, जो बेस्ड हमारे गैल्वेनोमीटर के ऊपर। ठीक है,
कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया हम लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 5.0 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। टर्न्स इज प्रोवाइडेड वन ऑफ इट्स वर्टिकल स्केल, द कॉइल इज रेडियली हॉरिजॉन्टल फील्ड 90 जी, यानी कि बी की वैल्यू उसने दे दी 90 जी। जी का मतलब गॉस, तो गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए तो यहाँ पे 10⁻⁻⁴ से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द टॉर्जन कांस्टेंट, यानी कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के अंदर के का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, ऑफ द हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द कॉइल इफ ए करंट ऑफ, करंट कितना है प्यारे बच्चों, 0.20 मिली एम्पियर, यानी कि हम कह सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर हो गया। प्रोड्यूसर है एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पर दे दिया 18 डिग्री का उसने हमें डिफ्लेक्शन दे दिया। फंडा क्लियर है। अब हमें पता है कि जो क्वेश्चन के अंदर देखें कि जो हमारा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इक्विलिब्रियम के अंदर वो हमारा इक्वल होगा रिस्टोरिंग टॉर्क के, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास कौन सा था बच्चों, NIAB, और ये K थीटा हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क था। K की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, तो NIAB अपॉन में थीटा हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। N की वैल्यू यहाँ पर 1, एक है ना, एक। I की वैल्यू बच्चों यहाँ पर है 0.2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया है बच्चों 5 इंटू 10⁻⁻⁴, और बी है यहाँ पर 90 इंटू 10⁻⁻⁴, और थीटा यहाँ पर हो गया 18। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 9 5 जा 18, 5 जा 90 होता है, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50, और यहाँ पर 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, यानी कि 10⁻⁻12 आ गया, यानी कि थीटा आ गया 5 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। देखो अब थीटा की यूनिट कैसे आई, कि देखो ये क्या था, टॉर्क था, यानी कि हम कह सकते हैं के थीटा इज इक्वल टू टॉर्क, के की वैल्यू टॉर्क अपॉन में थीटा, टॉर्क यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर, और ये यूनिट किस में है, डिग्री में, यानी कि एंगल किस में है, डिग्री में। तो सीधा सीधा हम लोगों ने लिख दिया न्यूटन मीटर पर डिग्री। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है, गैलोमीटर का, जिसके अंदर जो टर्न्स है बच्चों वो कितने हैं, 250, ठीक है। और फाइन वायर वाउंड ऑन ए 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया हम लोगों को मिल गया 2.0 सेंटीमीटर इंटू में 1.0 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया हम कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर ऑन ए रेक्टेंगुलर फ्रेम। इट इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2000 गॉस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी गॉस में दे रखा है, 2000 गॉस दे रखा है, तो 2000 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हम लोग यहाँ लिख लेंगे। प्रोड्यूस इन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने डिग्री में निकाला था, इस बार इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कि बाई चांस अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है कि सर डिग्री में दे रखा था, आपने डिग्री में कराया था, यहाँ पर रेडियन में दे रखा, तो 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 डिग्री π/6 रेडियन होता है, ठीक है ना। फाइंड द टॉर्जन कांस्टेंट, अरे यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या निकालना है, टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू ही निकालनी है। तो के यहाँ पर NIAB अपॉन में थीटा, लेकिन यहाँ पर करंट हम लोगों को नहीं पता चला कि करंट कितना है। अच्छा, करंट यहाँ है भाई 10⁻⁻⁴ एम्पियर,
ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, n की वैल्यू 250 है, i की वैल्यू 10⁻⁻4 है, एरिया भी 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया, b 2000 इंटू 10⁻⁻4, और थीटा यहाँ पर π/6, यानी कि 6 को मैं ऊपर लिख दूँ, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये नियरली 3 होता है, तो 3 से कट गया, 2 पे चला गया। ठीक है, 25 2 ज़ा 4 8, 1 2 3, यानी कि ये हो गया 2000। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 200, और एक ज़ीरो थी तो 2000। ठीक है, और 3 ज़ीरो यहाँ पर थी, 1 2 3, 1 2 3, 10 की पावर माइनस का 12, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 10 की पावर माइनस का 6, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। और ये अप्रोक्स आंसर है बच्चों, क्योंकि पाई की वैल्यू हम लोगों ने नियरली 3 लिया था। अगर ये 3.14 लेंगे ना, तो ये 2 से थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा हमारा। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो बस यूनिट यहाँ पर अब न्यूटन मीटर पर रेडियन हो गया, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये सारी चीज़ें एक बारी नोट डाउन भी कर लो। ठीक है, कह रहे कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ हम लोगों को L दे रखा है। ठीक है, और उसको हम लोगों ने इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल हम लोगों ने बनाया है, और उसमें से करंट हम लोगों ने I फ्लो करा दिया। एक वायर थी जिसका लेंथ L था, उसको हम लोगों ने एक सर्कुलर कॉइल बना लिया जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं R है। ठीक है, इज पास थ्रू द एंड I इज द पास थ्रू इट, यानी कि करंट उसमें से कितना फ्लो कराया, I। ठीक है, तो हम लोगों को ये पता चल गया करंट कितना है बच्चों उसके अंदर, I है, लेंथ कितनी है, L है, और रेडियस मान लेते हैं कितना होगा देखो 2πr इज इक्वल टू L, और R इज इक्वल टू L अपॉन में 2π। ठीक है, तो ये इसका रेडियस हम लोगों को मिल गया। फॉर द टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इट, सेंटर विल बी मैक्सिमम, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल बी, यानी कि हम लोगों ने बताना है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होगी, ये हम लोगों ने यहाँ पर बात कर रही। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने निकालनी, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं हम लोगों ने नहीं निकालनी। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन इट सेंटर द मैक्सिमम द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल विल बी, यानी कि n बतानी है कि n कितनी होगी। तो भाई टॉर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIAB। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, n है। ठीक है, ये n ही तो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलें बच्चों कि यहाँ पर जो रेडियस r बनाना, उसकी वजह से एक ही कॉइल नहीं नंबर ऑफ कॉइल्स बनी है, यानी कि लेट अज्यूम करके चलते हैं कि लेंथ L की वजह से जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो कितनी बनी, n बनी, यानी कि कैपिटल N बनी। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू N I, एरिया क्या होता है पाई आर स्केयर इंटू में B। अब यहाँ पर जो R आएगी वैल्यू, सॉरी यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखना कि n इंटू में 2πr इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया L, और यहाँ पे R की वैल्यू होगी L अपॉन में 2πn। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, n सॉरी कैपिटल N है, n I पाई L अपॉन में 2πn, और उस पूरे का सॉरी इसका होल स्क्वायर इंटू में p। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है भाई,
मैं दोबारा लिख देता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई, पाई कॉन्स्टेंट है, आर की वैल्यू एन अपॉन में 2 पाई एन का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर इंटू में बी। एक एन से एक एन कट गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू में पाई इंटू में एल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एन इंटू में बी। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने बोला कि टॉर्क मैक्सिमम होना चाहिए, फिर टॉर्क अगर मैक्सिमम है, ठीक है ना, यानी कि टॉर्क की अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोगों ने निकालनी है तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो एन की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, एक हो सकती है, यानी कि कितनी हो सकती है, एक हो सकती है। यानी कि अगर हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को देख लेना एक बारी, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं कि भाई हमारे पास करंट आई था, लेंथ उसका एल था और रेडियस उसका कितना हो गया बच्चों, आर हो गया। ठीक है ना। अब स्टेटमेंट में वो कह रहा था कि हमें नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों को चाहिए, तो हमने अज्यूम करा कि एल लेंथ की वायर थी, उसे एन टर्न्स बनाई। कितनी टर्न्स बनाई, एन टर्न्स बनाई, जिसका हर एक का रेडियस कितना था, आर था। यानी कि एक का सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 2 पाई आर, और एन का कितना हो गया, एन इंटू में 2 पाई आर, और ये सब मिलके किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल ही तो आएगा। यानी एन इंटू में 2 पाई आर इक्वल्स टू एल। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आ गई हमारे पास एल अपॉन में 2 पाई एन हम लोगों को मिल गया। ठीक है, टॉर्क उसने पूछा था, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम के लिए एन आई ए बी। ठीक है, एन आई एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया कॉइल का, इंटू में बी। अब यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्व करने के बाद आई अपॉन में आई इंटू में पाई एल स्क्वायर इंटू बी अपॉन में 4 पाई एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो टॉर्क अगर अगर मैक्सिमम हम लोगों को चाहिए तो एन की वैल्यू हम लोगों को के पास क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होगी यहाँ पर, एक हो सकती है। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं प्यारे बच्चों। देखो, अब कहता है कि हमारे पास एक करंट है 300 माइक्रो एम्पेयर का, जो डिफ्लेक्शन देता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में थ्रू 30 डिग्री। यानी कि एक I1 करंट है 300 माइक्रो एम्पियर का, और वो थीटा 1 कितना देता है, 30 डिग्री का देता है। कह रहा है व्हाट शुड बी द कॉज रोटेशन ऑफ 5/5 रेडियन, पाई बाय 5 रेडियन। थीटा 2 कितना दे दिया, पाई बाय 5, पाई की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन में 5, 36 डिग्री। यानी कि एक डिग्री में था तो दूसरा भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इस रेडियन वाले को हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। तो कह रहा है कि I2 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई। तो हमें सीधा सा पता है कि I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था थीटा 1 के, और I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा 2 के। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा I2 बाय I1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। I2 की वैल्यू चाहिए, थीटा 2 अपॉन में थीटा 1 इंटू में I1। थीटा 2 कितना है, 36 डिग्री, ये 30 डिग्री इंटू में 300 माइक्रो एम्पियर। सॉल्व करने के बाद ये 10, यानी कि आ गया 360 माइक्रो एम्पियर। अब उसने पूछ लिया व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं हम लोग, तो यहाँ पर IS निकाल देंगे। किसी भी एक को आप लोग पकड़ लो, चाहे इस वाले पेयर को पकड़ लो चाहे दूसरे वाले पेयर को पकड़ लो। ठीक है, तो थीटा कितना है, डिफ्लेक्शन 30 डिग्री, और करंट कितना था 300 माइक्रो एम्पियर, यानी कि ये आ गया 1/10 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर था ना, देखो ये तो ऊपर डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो 1/10 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर, यानी कि करंट सेंसिटिविटी आ गया हमारे पास 0.1 डिग्री पर माइक्रो एम्पियर। क्लियर है। अगर यहाँ पर वो बोल दे कि सर वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं क्या, क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब कि 4 रेजिस्टेंस मान लेते हैं 50 ओम। अगर यहाँ पर VS निकालने के लिए बोल दे तो क्या होगा, IS अपॉन में R हो जाएगा।
वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहें तो आई एस अपॉन में आर हो गया। आई एस की वैल्यू कितनी है 0.1 डिग्री अपॉन में माइक्रो एम्पियर अपॉन में 50, यानी कि वी एस देखो 0.1 अपॉन में 50, ठीक है ना। और यहाँ पर ये माइक्रो एम्पियर है, तो पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। पॉइंट को हटा दिया तो यहाँ 500 आ गया, मतलब 0 आ गया। माइक्रो क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर डिग्री, यानी कि 1/500 गुना में 10⁻⁻6, यानी कि 1/5 गुना में 10⁻⁻4 डिग्री अपॉन में, और एम्पियर इंटू में ओम, यहाँ पर वोल्टेज बन जाता है। तो ये बन गया 0.2 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁴ डिग्री पर वोल्टेज, या इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा बच्चों 2000 डिग्री पर वोल्ट। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हमारे पास करंट सेंसिटिविटी दे रखी है एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, इंक्रीज बाय 20%, ठीक है, व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2, कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज। मान लेते हैं कि इनिशियल सेंसिटिविटी हमारे पास आई एस है, और वो आई एस हमारे पास आएगी थीटा अपॉन में आई, से इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारे पास हो जाएगी आई एस अपॉन में आर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि न्यू सेंसिटिविटी, न्यू सेंसिटिविटी अगर हम बात करें तो मान लेते हैं आई डैश होगा, और वो कह रहा है कि 20% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि आई डैश की वैल्यू आ जाएगी 120/100 आई एस। लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है कि सर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, तो वी डैश मान लेते हैं आई डैश अपॉन में रेजिस्टेंस, अब पहले आर था अब कितना हो गया 2R, तो वी डैश एस आई एस की वैल्यू 120/100 आई एस अपॉन में आर। क्लियर है, वी डैश एस सॉरी 2R है तो सॉल्व कर देंगे, ये 6 ये 5 ये 3/5 बाय वी एस। फंडा क्लियर है। तो अब पूछ रहा है बाय व्हाट फैक्टर डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज, फैक्टर पूछ रहा है, तो परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं इन सेंसिटिविटी के अंदर। वो क्या आएगा फाइनल वी एस माइनस इनिशियल वी एस अपॉन में इनिशियल वी एस इंटू में 100। फाइनल वी एस कितना है 3/5 वी एस, इनिशियल कितना था वी एस अपॉन में वी एस इंटू में 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे 40% आ जाएगा, और माइनस का साइन, तो माइनस का साइन क्या बता रहा है डिक्रीज, ठीक है ना। तो जस्ट हम लोगों ने अगर फैक्टर की बात करनी है तो हम लोगों को ये फैक्टर नजर आ रहा है, वो कितना होगा। क्लियर है, फंडा क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है ना। शाम तक मुझे इसका रिप्लाई चाहिए आज की डेट में, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है। आप कीजिएगा, कोई डाउट हो क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।